अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। देखो, कल आपको पढ़ाया था रोजगार का साधन और घरेलू उत्पाद में सहायक। अब तीसरे नंबर पर जो है वो है विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान। देखो, विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशों से व्यापार होता है, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। देखो, आयात का मतलब होता है, आयात का मतलब होता है खरीदना। आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है निर्यात। निर्यात का मतलब होता है बेचना। और कौन सा देश कितना समृद्ध है, कितने पैसे वाला है, इसकी जानकारी निर्यात से होती है। जो देश ज्यादा निर्यात करेगा वो ज्यादा अच्छी पोजीशन का होगा, ठीक है, विकसित होगा। हर कोई देश चाहता है निर्यात करना। भाई, हम इतना उत्पादन करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और हम फिर बेचेंगे। विदेशों को जब बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? हमारी आमदनी बढ़ेगी। देखो, विदेशी व्यापार में जो कृषि का योगदान है उसमें कृषि पदार्थों का या कृषि से संबंधित जो निर्यात करता है भारत, तो कृषि पदार्थों के निर्यात करने की दृष्टि से या फिर भारत का जो निर्यात होता है उसमें कृषि पदार्थ 10वें नंबर पर हैं, 10वां स्थान है। अर्थात कृषि का भारत के व्यापार में 10वां स्थान है। कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है भारत। और भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। भारत जो कुल निर्यात कर रहा है ना, जो कुल बेच रहा है, उसमें से चौथा है और विश्व में 10वां बड़ा है। चौथे का मतलब ये चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा। ये तो भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें चौथा स्थान है कृषि का और विश्व में 10वां स्थान है, ठीक है सर। अब देखो, निर्यात करता किस किसका है? तो भारत निर्यात करता है, ध्यान रखना, चाय। किसका करता है? चाय। बताओ, कृषि से संबंधित है या नहीं है? चाय निर्यात किसका करता है? चाय का। नंबर 1 करता है चाय का। नंबर 1 किसका करता है? चाय का। चीनी कल बताई थी, किससे बनती है? गन्ना से बनती है, चुकंदर से बनती है? गन्ना से बनती है। क्या? चीनी, तिलहन। बताओ, ये सभी तिलहन, ये बताओ कृषि से संबंधित है या नहीं है? तिलहन। तंबाकू, मसाले, गरम मसाले और तंबाकू, मसाले, ताजे फल, सब्जियां,
सब्जियां और बासमती चावल। बासमती चावल इनका निर्यात करता है साहब भारत। किस किस का निर्यात करता है? चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल, सब्जियां, बासमती चावल। तो विदेशी व्यापार में योगदान है क्या नहीं है? बता। जो विदेशी व्यापार हो रहा है हमारा, जो विदेशों को भेज रहे हैं हम, चाय भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, ये सब कृषि से ही तो, या कृषि से ही तो संबंधित हैं। ठीक है साहब। अब उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। देखो भारत में किसी देश में ज्यादा उद्योग होंगे, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा विकास होगा। तो उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति देखो मैंने फिर बता रहा हूं मैं दोबारा से, जिस देश में ज्यादा उद्योग होंगे ज्यादा विकास करेगा, ज्यादा विकसित होगा, और मामला क्या होगा कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। और सड़कों का विकास होगा, स्वच्छ जल पीने को मिलेगा, बैंकों की व्यवस्था होगी, बिजली मिलेगी पर्याप्त मात्रा में। जब सारी हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, शिक्षा पद्धति अच्छी हो जाएगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। तो बताओ हमारा विकास होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा ना। अच्छा, अब देखो जहां जहां जितने जितने ये उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो जहां भी फैक्ट्रियां लगती हैं ना, उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्रियां, कारखाने, कल कारखाने, ये जहां जहां लगेंगे साहब, इनको लगने का एक नियम है। मतलब लगते कहाँ हैं? तो उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां कच्चा माल हो, पर्याप्त मात्रा में। क्या हो? कच्चा माल। जहां पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल होगा, उद्योग वहां लगेंगे। जैसे हमारे यहाँ गन्ना है पर्याप्त मात्रा में, तो चीनी बनाने वाली शुगर मिल लग जाएगी, शुगर मिल, चीनी बनाने वाली। ठीक है सर। यदि कपास है कच्चा माल, तो कपड़ा की फैक्ट्री लग जाएगी, कपड़ा बनाने वाली। कपड़ा क्यों? क्योंकि कपड़ा बनाने वाले जो फैक्ट्री है उसके लिए कच्चा माल क्या है? कपास। तो कपास पर्याप्त मात्रा में होगा तो फैक्ट्री चलेगी, कपास नहीं होगा तो नहीं चलेगी, तो लगा के भी क्या करेंगे? उसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में गन्ना होगा, कच्चा माल होगा, शुगर मिल लग जाएगी। तो देखो हमारे जितने भी उद्योग हैं उनके लिए जो कच्चा माल मिल रहा है वो कृषि से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? कृषि से। जैसे कपड़ा उद्योग मैंने बताई थी, कपास, जैसे कपड़ा उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इसके साथ साथ वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। ठीक है, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, रबड़ उद्योग। अब देखो सर, कपड़ा उद्योग, कपास कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चीनी में गन्ना कृषि से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वनस्पति तेल, तिलहन कृषि से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जूट, रबड़, ये सब किससे मिलेंगे? कृषि से मिलेंगे।
ठीक है, इनके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। देखो ये सारे की सारे हमको कृषि से मिलते हैं। इनमें फिर देखो मसाला उद्योग भी है, गरम मसाले हैं, वो उद्योग भी गरम मसाले इनसे चलते हैं। और अगले नंबर का है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। देखो ये उद्योग हो गए, तुम्हारे फैक्ट्रियां हो गई, ये है चीनी मिल, ये कपड़ा की, और चीनी कपड़ा, ये है वनस्पति तेल। ये सब फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं तुम्हारी। कौन कौन सी? चीनी की, कपड़ा बनाने की, वनस्पति तेल बनाने की। देखो साहब, जब औद्योगिक उत्पाद, जो उद्योगों से जो उत्पादन हो गया, चीनी बन करके आ गई साहब, चीनी बन करके आ गई, कपड़ा बन करके आ रहा है साहब, कपड़ा बन करके आ रहा है, कपड़ा बन करके आ रहा है, वनस्पति तेल आ रहा है बन करके। अब देखो साहब, चीनी की फैक्ट्री में से चीनी आ गई, कपड़ा की फैक्ट्री में से कपड़ा आ गया, वनस्पति तेल की कंपनी में से तेल आ गया। अब इसको बेचने के लिए कहाँ जाएं हम? इसके खरीदार भी तो होने चाहिए। हम बनाते ही चले जाएंगे, बनाते ही चले जाएंगे। देखो जब हम बनाते चले जाएंगे तो बिकना भी तो चाहिए, और जब बिकेगा नहीं, जब हम बेचेंगे नहीं, बेच नहीं पाएंगे इसको, तो फिर बताओ, बनाना भी फिर रुक जाएगा, बनता भी रुक जाएगा। और इसके लिए हमको चाहिए बाजार। क्या चाहिए? बाजार। जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या बहुत है, विश्व में दूसरा स्थान है। चीन का नंबर है नंबर 1 पर। वैसे चीन को बहुत जल्दी, यदि यही हाल रहा तो 2045 तक की भविष्यवाणी है, शायद चीन को पीछे छोड़ जाए भारत। तुम बताओ, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्याओं में भारत का दूसरा स्थान है। तो यहाँ कच्चे माल जब हमको मिल रहा है, उद्योग हमारे पास हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो बाजार है का नहीं औद्योगिक उत्पादों के लिए? चीनी के खरीदार भारत में है या नहीं है? चीनी हमारे भारत में ही बिक जाएगी कि नहीं बिकेगी? कपड़ा हमारे भारत में ही बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा? कपड़ा को खरीदने वाले हमारे भारत में हैं या नहीं है? वनस्पति तेल को खरीदने वाले हमारे भारत में हैं या नहीं है? है नहीं? तो हमारे भारत की जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत के पास में, विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या है। और जब दूसरे नंबर की जनसंख्या है तो बताओ औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार है या नहीं है? सब खरीदार मिल जाएंगे भारत में ही, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सभी को समय पे चीनी मिलेगी, सभी को समय पे कपड़ा मिलेगा, तेल मिलेगा, गरम मसाले मिलेंगे। अब देखो साहब, हमारे भारत देश की जनसंख्या जब इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है, तो विदेशों की फैक्ट्रियां भी आई हैं भारत में। भारत में उद्योग स्थापित कर लिए हैं उन्होंने, विदेशों ने भी उद्योग स्थापित कर लिए हैं। अभी अभी कह तो रहे हैं हम चीनी माल का बहिष्कार करेंगे। चीन की कंपनियां आ गई बहुत सारी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का सामान बना दिया, मोबाइल,
बनाना शुरू कर दिया, टेलीविजन बनाना शुरू कर दिया, पंखा बनाना शुरू कर दिया, टॉर्च बनाना शुरू कर दिया, खिलौने बनाने शुरू कर दिए, पटाखे बनाने शुरू कर दिए, राखी बनानी शुरू कर दी। अब भैया जब उन्होंने शुरू कर दी तो शुरू भी तो जब ही करी जब भारत में उनके लिए बाजार मिला, भारत में उनको खरीदने के लिए जनता मिली। और जनता किसको खरीदेगी? जो सस्ता मिलेगा जिसको। अब ये बात दूसरी है कि पिछले कुछ दिनों से हम चीनी माल का बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई का उपकरण। देखो साहब, अब फैक्ट्री मैंने ये बताई थी, चीनी की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, वनस्पति। लेकिन जब भारत की जनसंख्या 54, मैंने कल बताई थी आपको, 55-56% जनसंख्या भारत की कृषि में संलग्न है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी है हमारे सामने। और उसके लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी कृषि करने के लिए। तो कृषि यंत्रों के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो कृषि यंत्र कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रियों में ही तो बनेंगे। ट्रैक्टर बनेगा, कल्टीवेटर जुताई का बनेगा, है निकालने के लिए कटर बनेगी, उनको हमारे उत्पादों को निकालने के लिए ट्रॉली बनेगी धोने के लिए, ये सब कृषि में ही तो बनेगा। इसके साथ साथ देखो साहब, जब हम कृषि करेगा, हमारे भारत देश की जनसंख्या कृषि करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, खेती बाड़ी का काम करती है, तो देखो खेतों में खाद भी डाला जाएगा। तो खाद बनाने वाली फैक्ट्री भी होनी चाहिए, सरकारी खाद बनाए जाते हैं जो हैं। उसके बाद कीटनाशक दवाइयाँ हैं दुनिया भर की डलती हैं, जो हमारे फसल को जब हम बोते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, वो फसलें कम, उन दवाइयों का, कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं, वो भी फैक्ट्रियों में ही बनती हैं। देखो, भारतीय कृषि का आकलन करें तो हम पाएंगे कि कृषि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, वहीं रोजगार तथा आय सृजन का बड़ा साधन है। परंतु कृषि पर मानसून की निर्भरता तथा उसकी अनियमितता तथा बाढ़ एवं सूखे की विभीषणा के कारण उत्पादन कम होता है। देखो, हमारी जो कृषि है ना, ये मानसून पर निर्भर है। और कभी मानसून क्या होता है, मानसून कभी कभी तो अनिश्चित है, अनिश्चितता है मानसून की, अनिश्चितता, अनिश्चितता। भैया पता नहीं है, कहते थे 21 जून को आ जाएगा, कभी कहते हैं 25 जून को आ रहा है, 15 जून को आ रहा है, 30 जून को आ रहा है, अनिश्चित है भैया। कभी तो 21 जून को आ जाता है, कभी 5 जुलाई को आता है, और कभी 23 जुलाई को आता है, अनिश्चित है भैया। देखो, जब मानसून की अनिश्चितता रहेगी तो कृषि का उत्पादन घटेगा। और एक ऐसा अनियमितता, ये अनियमितता का है, अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है कि तो आज बरस गया, अब ना बरसे 15 दिन आगे, 1.5 महीना हो गए बुवाई करवाए, अभी तक तो बरस नहीं रहा है। खेतों में जितनी भी फसल किसानों ने बोई थी, फसल पैदा हुई थी, फसल आई, हरियाली हुई, 1-1 फुट, आधे फुट की हुई है, धीरे धीरे बरसात नहीं आ रही है, सब सूख रही है सब। तो बताओ, किसानों ने बेचारे ने जो लागत लगा दी, बहुत सारे पैसे जुताई बुवाई में खर्च कर दिए, वो पैसे भी नहीं निकल रहे हैं, सारी फसल अब चौपट हो गई है, केवल मानसून की वजह से हो गई है। पर बुवाई तो हो गई थी अपने आसपास, समय पे हो गई थी, समय से भी पहले हो गई थी, 2-3-4 दिन। लेकिन आज मामला क्या हो गया, अब मानसून नियमित हो गया, एक बार तो बरस गया है हल्का सा, उसके बाद लेना देना कुछ नहीं। तो इस सब का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारी कृषि पर ही तो पड़ रहा है। और कभी कभी कैसा होता है कि तो बाढ़ आ जाती है भैया, बाढ़ आ जाती है, जो हमारी फसल हम बोते हैं सब चौपट हो जाती है, सब भर जाती है, गल जाती है, जान माल का बहुत नुकसान होता है, किसानों की स्थिति फिर खराब हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है, ये रहता। अब हमको देखो, यदि भारत में कृषि विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप को वह उत्पादन जीवन निर्वाह प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। देखो, यदि हमको कुछ सुधार करना है, यदि हमें कृषि का विकास करना है, तो हमारी जो परंपरागत तकनीक थी उसको हमको बदलना पड़ेगा, हमको आधुनिकता को
जो मॉडर्न टाइप है, जो मॉडर्न जमाना है हमारा, आधुनिक जमाने में जो कृषि के यंत्र हैं, दवाइयाँ हैं, जैविक खाद हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। खेतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े जो खेत हैं उनको खेतों का आकार छोटा करना पड़ेगा, मेंढबंदी करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो पानी खेत में ही रुका रहे। टाँका बनाना पड़ेगा, खेत का पानी खेत की तरफ ही जरूरत पड़े तो उस टाँके के माध्यम से सिंचाई करें हम, जिससे कि अब सूखे की स्थिति में बताओ टाँका बने होते तो खेतों का पानी उस टाँका में बरसात का पानी था जो भर जाता कि नहीं भर जाता, आज काम आता। देखो, साथ ही कृषकों में अशिक्षा, गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा। हमको करना क्या है कि हमारे बहुत सारे किसान हैं अभी तो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज्ञान कराना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। इतना तो बताना ही पड़ेगा कि देखो मानसून के ऊपर भी ज़्यादा आप निर्भर मत रहो, कुछ हाथ पंप से भी करो, सिंचाई के साधन भी बनाओ, सिंचाई भी करो अपनी फसल की। गरीबी हालत उनकी इतनी खराब है बेचारे इनकी, जैसे अब हो गई, खेती करने से और ज़्यादा गरीब हो गए। लोगों ने 20-20, 30-30 बीघे, 10-10 बीघा खरीफ की फसल के लिए खेतों को तैयार किया, बो दी, फसल बो दी, अब लेना देना कुछ नहीं है, नुकसान गया। 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का नुकसान है। इतने बड़े खेत करने से नुकसान है या नहीं है? तो वो ऋणग्रस्तित हो गए और गरीब हो गए। इससे बढ़िया तो खेत को नहीं बोते जो कम से कम 30-40-35 हज़ार रुपये कर्ज तो नहीं होता, और ऋणग्रस्त था, पहले ही कर्ज था, अब और कर्ज बढ़ गया। तो इसमें कुछ हमको सुधार करना पड़ेगा, और इसको दूर करने के लिए भारतीय कृषकों की तरफ ध्यान देंगे हम, जब इनकी तरफ जब इनका विकास होगा। ठीक है सर, ये पाठ था तुम्हारा भारतीय कृषि, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है, इसको पहले आज समझेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन अगला पाठ है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखो ये खनिज क्या है। खनिज, खनिज देखो, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ से, जिसे हम खोद कर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? खोद करके बाहर निकालते हैं, खनन क्रिया के द्वारा। कैसे? खनन क्रिया के द्वारा। खनन क्रिया, खनन क्रिया, खनन क्रिया के द्वारा जब हम किसी पदार्थ को बाहर निकालते हैं पृथ्वी की गर्भ से, तो उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खनिज। जब हम किसी पदार्थ को पृथ्वी के गर्भ से खनन क्रिया के द्वारा, अर्थात खोद करके बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं खनिज। उसे क्या कहते हैं? खनिज। देखो, पृथ्वी के गर्भ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब हम उनको खनन क्रिया के द्वारा निकालते हैं तो खनिज है भाई। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, मैंगनीज, ये इत्यादि पदार्थ हैं। ये सभी पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाते हैं खनन क्रिया के द्वारा। अब ऊर्जा क्या है साहब? ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति या ताकत। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति या ताकत। देखो, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति या ताकत। देखो, मानव है साहब, मानव। मानव जब कोई कार्य करेगा, कोई कार्य करेगा साहब मानव,
तो मानव जब कोई कार्य करेगा, कोई काम करेगा, उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? शक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ताकत की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मानव को कोई कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? शक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ताकत की जरूरत पड़ेगी। जब मानव के अंदर ताकत है, उसको ऊर्जा मिल रही है, उसमें शक्ति है, तो ही तो काम करेगा। एक मानव है, ये मानव, और ये मानव क्रिकेट खेल रहा है साहब। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो भैया क्रिकेट भी तो जब ही खेलेगा मानव, जब उसमें क्रिकेट खेलने के लिए ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, ताकत होगी। जब किसी के अंदर ताकत तो है नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, अब उससे कहें भैया क्रिकेट खेल तू जा करके, रन के लिए दौड़, तो रन के लिए दौड़ने की तो बात दूसरी है, वो चल भी नहीं पाएगा। और जब उसको ऊर्जा मिलेगी पर्याप्त मात्रा में, तो रन के लिए भी जाएगा, दौड़ेगा भी है। उसी प्रकार ये जो हमको ताकत मिल रही है काम करने के लिए, जो ऊर्जा मिल रही है, वो शक्ति मिल रही है, वो किस रूप में मिल रही है? मानव को जो शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो किस रूप से मिल रही है? भोजन से मिल रही है। क्या रूप है उसका? भोजन। मानव भोजन करता है, पौष्टिक भोजन करेगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा का स्रोत मानव में क्या है? भोजन। मानव में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। ठीक है साहब, भोजन करेगा तभी उसको ऊर्जा मिलेगी। देखो मोटरसाइकिल है तुम्हारी, मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल भी तो जब ही काम करेगी, काम करने का मतलब जब ही तो चलेगी मोटरसाइकिल, जब उसको ऊर्जा मिलेगी। मोटरसाइकिल ये सब मोटरसाइकिल है हमारी। अब इसके लिए ऊर्जा मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी ऊर्जा? किससे मिलेगी? पेट्रोल से। पेट्रोल। देखो भाई, मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल भरेंगे तो मोटरसाइकिल चलेगी साहब। अब पेट्रोल नहीं भरेंगे मोटरसाइकिल में तो बताओ फिर कैसे चलेगी? ये तुम्हारा पंखा है, पंखा, ये पंखा है साहब, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको ऊर्जा मिल रही है, किससे मिल रही है? विद्युत से। किससे मिल रही है? विद्युत से। बात को समझने की कोशिश करो। ऊर्जा से काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। पंखा को हवा करने की शक्ति किससे प्राप्त हो रही है? विद्युत से। किससे हो रही है? विद्युत से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? ऊर्जा से काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब हमको ये देखना है, यहां तक तो हमने समझ ही लिया कि ये जो खनिज हैं, खनिज जो खानों से पदार्थ निकाले जा रहे हैं, इनको ऊर्जा में हम कैसे बदलते हैं, इनके लिए ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, ऊर्जा कहां से आएगी? ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये खनिज हैं, ये हमारे ऊर्जा संसाधन कैसे हैं, इनको हमको काम करने के लिए जो शक्ति मिलेगी उस रूप में कैसे लेंगे हम इनको हम ताकत कैसे बनाएंगे, खनिजों को ऊर्जा कैसे बनाएंगे जिससे कि हमको काम करने की शक्ति प्राप्त हो, हमारा पंखा भी चले, हमारी मोटरसाइकिल भी चले और हमारे अन्य यंत्र हैं उनको भी ऊर्जा मिले। इसको पढ़ाएंगे कल। ठीक है साहब?